क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक शहर पर आई तबाही पूरी दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दे? आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक शहर के मलबे से भविष्य के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी नजरिया पैदा हुआ। तो आज की हमारी ये पूरी पड़ताल ब्रूनो कार्वाल्हो की किताब द इन्वेंशन ऑफ द फ्यूचर पर आधारित है। चलिए सीधे चलते हैं इतिहास के उस मोड़ पर जिसने हमारी आज की दुनिया को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। ये शब्द हैं मशहूर दार्शनिक वॉल्टेयर के। देखिए, 1755 में जब लिस्बन शहर एक भयानक भूकंप से तबाह हो गया, तो वॉल्टेयर के इन शब्दों ने जैसे पूरे यूरोप में एक सदमे की लहर दौड़ा दी। ये सिर्फ एक शहर की बर्बादी की कहानी नहीं थी, नहीं, ये उस जमाने के हर विश्वास, हर मान्यता पर एक सीधा हमला था। तो पहला भाग, एक भविष्य जो पत्थर में गढ़ा गया था। मतलब इस आपदा से पहले लोग भविष्य के बारे में सोचते कैसे थे। उस वक्त दुनिया बहुत अलग थी। ज्यादातर लोगों का मानना था कि आने वाला कल वो तो पहले से ही तय है, उसे कोई बदल नहीं सकता। उस समय भविष्य को लेकर दो बड़े विचार आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ थी सदियों पुरानी धार्मिक सोच। ये मानती थी कि भविष्य तो भाई ईश्वर की मर्जी है, सब पहले से लिखा है और हमारा काम इस दुनिया से ज्यादा परलोक के बारे में सोचना है। वहीं दूसरी तरफ एक नया विचार जन्म ले रहा था, जिसे हम ज्ञानोदय या एनलाइटनमेंट कहते हैं। ये कहता था कि नहीं, इंसान अपने तर्क, अपनी बुद्धि, अपने विज्ञान का इस्तेमाल करके अपना भविष्य खुद बना सकता है, उसे एक बेहतर आकार दे सकता है। दूसरा भाग, जिस दिन धरती हिली। और फिर 1 नवंबर 1755 को एक ऐसी घटना घटी जिसने विचारों की इस लड़ाई का रुख ही हमेशा के लिए मोड़ दिया। वो दिन था ऑल सेंट्स डे का, एक बड़ा धार्मिक दिन। सुबह सुबह पहले एक जबरदस्त भूकंप आया, फिर समंदर से सुनामी की विशाल लहरें उठीं और शहर में घुस गईं, और जो कुछ बचा था उसे भयानक आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जो कई दिनों तक जलती रही। कुछ ही घंटों के अंदर यूरोप का एक चमकता दमकता शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया था। और इस तबाही की जो मानवीय कीमत थी वो बहुत बड़ी थी। अंदाजा है कि लगभग 20,000 जानें चली गईं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था। इस एक नंबर ने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया। इस भयानक तबाही के बाद पूरे यूरोप में एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। सवाल ये था कि ये हुआ क्या? क्या ये इंसानों के पापों की सजा थी? क्या ये भगवान का गुस्सा था? या फिर ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी जिसका धर्म या पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं था? बस इसी एक सवाल ने भविष्य को लेकर होने वाली लड़ाई की जमीन तैयार कर दी। तीसरा भाग, शून्य से एक शहर का पुनर्निर्माण। तबाही के बाद आता है पुनर्निर्माण, और लिस्बन में जो हुआ वो सिर्फ एक शहर को दोबारा खड़ा करना नहीं था। ये भविष्य को ही नए सिरे से डिजाइन करने की एक जबरदस्त कोशिश थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो देखिए, शहर बनाने वालों के सामने 5 रास्ते थे। या तो पुराने शहर को जैसा का तैसा बना दो, या कुछ छोटे मोटे सुधार कर दो, या फिर चौथा विकल्प चुनो। यह सबसे क्रांतिकारी विकल्प था, शहर के पुराने मध्ययुगीन ताने बाने को पूरी तरह से मिटा दो और उसकी जगह एक बिल्कुल नई तर्क पर आधारित ग्रिड बनाओ, और उन्होंने यही चुना। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये उसी नए नजरिए का सबूत है। ये सिर्फ सड़कें और इमारतें नहीं हैं, ये अतीत से एक साफ साफ अलगाव है। पुरानी टेढ़ी मेढ़ी तंग गलियों की जगह अब सीधी सपाट, एक दूसरे को समकोण पर काटती सड़कों ने ले ली थीं। ये व्यवस्था, तर्क और नियंत्रण का प्रतीक था। और ये योजना सिर्फ दिखने में ही आधुनिक नहीं थी, ये काम में भी आधुनिक थी। इमारतों में गयोला नाम का एक खास भूकंप रोधी ढांचा इस्तेमाल किया गया। पहली बार सड़कों के नीचे पानी की निकासी के लिए सिस्टम बनाया गया। इमारतों के डिजाइन को सादा रखा गया। सजावट से ज्यादा काम पर जोर था। मतलब हर चीज सोची समझी थी। एक सुरक्षित, साफ सुथरे और व्यवस्थित भविष्य का खाका। चौथा भाग, कल के लिए एक नया खाका। अब ये बात सिर्फ इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर की नहीं थी। शहर के इस नए डिजाइन के पीछे एक बहुत गहरा वैचारिक बदलाव भी छुपा हुआ था। जरा इस तुलना को देखिए। पुराने लिस्बन का दिल क्या था? रॉयल पैलेस और बड़े बड़े चर्च। ये राजशाही और धर्म की ताकत के प्रतीक थे। लेकिन नए शहर का केंद्र क्या बना? कॉमर्स स्क्वायर, यानी व्यापार का चौराहा और स्टॉक एक्सचेंज। ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा बदलाव था। संदेश साफ था, सत्ता अब राजा और चर्च के हाथ से निकलकर राज्य और व्यापार के हाथ में जा रही थी। और इस पूरे बदलाव के पीछे जो एक शख्स था, वो थे मार्क्विस डी पोम्बल, एक बहुत ही ताकतवर राजनेता जिन्होंने पुनर्निर्माण के पूरे काम को संभाला।
उनकी छवि एक ऐसे मास्टर प्लानर की बन गई जो तर्क और अपनी दूर की सोच से एक नए धर्मनिरपेक्ष भविष्य को गढ़ रहा था। 5वां भाग, फैसला कौन करेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भविष्य का आविष्कार करना कभी भी आसान नहीं होता। ये हमेशा एक टकराव से भरा काम होता है। ये असल में ताकत का खेल है, और एक नए भविष्य को बनाने का मतलब था पुराने विचारों को सीधी और जबरदस्त चुनौती देना। और ये टकराव हमें दो लोगों के बीच साफ साफ दिखता है। एक तरफ थे जेसुइट पादरी गैब्रियल मालाग्रीडा। उनका मानना था कि भूकंप भगवान की दी हुई सजा है और भविष्य पूरी तरह से उसी के हाथ में है। और दूसरी तरफ थे पोम्बल, जिनका साफ कहना था कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है और भविष्य एक ह्यूमन प्रोजेक्ट है जिसे इंसान डिजाइन कर सकता है और बना सकता है। पर यह लड़ाई सिर्फ बातों या विचारों तक ही सीमित नहीं रही, ये खूनी भी हुई। पोम्बल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पहले उन्होंने जेजुइट्स को ही देश से बाहर निकाल दिया और फिर 1761 में मालाग्रीडा को धर्मद्रोह के आरोप में सरेआम मौत की सजा दे दी गई। एक नए भविष्य को लागू करने की ये एक बहुत बड़ी और क्रूर कीमत थी। एक विचार को बेरहमी से कुचल दिया गया। तो कुल मिलाकर लिस्बन की ये कहानी सिर्फ एक शहर के दोबारा बनने की कहानी नहीं है। ये इतिहास का वो अहम मोड़ है जहां भविष्य का मतलब ही बदल गया। अब भविष्य कोई दैवीय भविष्यवाणी नहीं रह गया था जिसका बस इंतजार किया जा सके, बल्कि वो एक मानवीय प्रोजेक्ट बन गया जिसे तर्क और योजना से डिजाइन किया जाना था, बनाया जाना था। और यही कहानी हमें आज के समय में वापस ले आती है। आज हम भी अपने दौर के बड़े संकटों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या कोई और बड़ी चुनौती। तो सवाल ये है कि लिस्बन की कहानी से सबक लेते हुए आज हम अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा भविष्य बनाना चुन रहे हैं।